Hello students. So in the last videos we have started with our divisional organizational structure, जिसमें मैंने आपको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करके बताया था कि आपके पास किस तरीके से डिविजन्स बनते हैं। उसमें मेन जो डिफरेंस था आपके पास वो ये था कि आपके जनरल मैनेजर के अंडर में आपको डिविजन्स कंसिडर करने थे, कि आपका फर्स्ट डिवीजन और आपके पास आपका सेकेंड डिवीजन। अब आपके पास जब आपने डिविजन्स कंसिडर कर लिए हैं, अब उसके बाद हमें देखना है कि उसकी क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं और इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का आपके पास सुटेबिलिटी कहाँ होगा। स्टार्टिंग विद इट्स एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज आता है डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। देखिए, जब भी हम डिविजनल हेड्स की बात करते हैं तो आपने जो डिविजन्स बनाए हैं इनके आपके पास हेड्स होंगे, यानी कि एक लीडिंग पर्सन होगा जो आपके पर्टिकुलर डिवीजन को लीड करेगा। अब उस डिवीजन के अंडर में आपको डिफरेंट फंक्शंस आपके यहाँ पे परफॉर्म करने होंगे, जो कि आपने कल पढ़े थे कि आपके पास जो 4 या 5 फंक्शंस इधर परफॉर्म होंगे, वही सेम 4 to 5 फंक्शंस आपके इस डिवीजन में भी परफॉर्म किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास बेनिफिट आता है डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। जब भी आप बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स की, यहाँ पे डिविजनल हेड्स की डेवलपमेंट क्यों होगी? क्योंकि वो वर्सेटाइल बन जाते हैं। उनको सिर्फ एक फंक्शन की नहीं, उनको सभी फंक्शंस जो यहाँ परफॉर्म किए जाएंगे सभी फंक्शंस की जानकारी रहेगी, चाहे वो आपके पास प्रोडक्शन का है, मार्केटिंग का है, फाइनेंस का है या पर्सनल से रिलेटेड फंक्शन है। वो दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन फंक्शन, दे गोट वर्सिटिलिटी। आपके पास सभी फंक्शंस की नॉलेज गेन करने के बाद दे बिकम वर्सेटाइल। तो इस वजह से कहा जाता है कि आपके पास फर्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आता है वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। नेक्स्ट, डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। देखिए, जैसे अगर हम अपने स्कूल्स की बात करें तो उस केस में कॉमर्स के जब डिफरेंट सेक्शंस होते हैं तो हम इजीली असेस करते हैं कि A1 आपके पास अच्छा कर रहे हैं या A2 सेक्शन अच्छा कर पा रहा है, या आपके पास A1 में आपके पास टॉपर्स में हम काउंट कर सकते हैं या A2 सेक्शंस में आपके टॉपर्स को हम काउंट करेंगे। तो जैसे सेक्शन वाइज स्कूल में आप अलग अलग असेस कर सकते हो रिजल्ट्स को विद इन द सेम स्ट्रीम। सेम वे आपके पास डिविजनल रिजल्ट्स जो हैं वो आपके पास अलग अलग तरीके से असेस किए जा सकते हैं। कि कल हमने कंसिडर किया था कि आपका जो फर्स्ट डिवीजन है वो मेटल से था और सेकंड डिवीजन जो है वो आपके पास प्लास्टिक से रिलेटेड था। तो डिविजनल रिजल्ट्स जो हैं वो आप इजीली असेस कर सकते हैं कि आपके पास आपका मेटल डिवीजन ज़्यादा ग्रो कर रहा है या आपके पास आपका प्लास्टिक डिवीजन ज़्यादा ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है कहाँ पे, मेटल डिवीजन में है या प्लास्टिक डिवीजन में है, वो सारा हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है। तो आपके पास वो जब आपके पास डिफरेंट डिवीजन्स हैं तो हम इजीली रिजल्ट्स को भी असेस कर पाएंगे कि आपका कौन सा डिवीजन प्रॉफिटेबल है या कौन सा डिवीजन आपके पास लॉस की तरफ इंक्लाइन कर रहा है। तो आपके पास वो एक अलग अलग हम इजीली आपके पास असेस कर सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर मेटल वाले डिवीजन में हमें कोई चेंज करना है या कोई नया फंक्शन ऐड करना है या कोई फंक्शन डिलीट करना है, वो हमें दूसरे डिवीजन से कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं होती है। आपका जो पर्टिकुलर डिविजनल हेड है वो अपने पार्ट पे खुद या तो कोई फंक्शन ऐड कर सकता है या कोई भी फंक्शन आपके डिलीट कर सकता है एट हिज ओन डिस्क्रिशन लेवल। तो उस केस में आपके पास वहां पे वो खुद से चीजें डिसाइड कर पाएगा। ये आपने +1 क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बेनिफिट पढ़ा था, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्योंकि वो सिंगल पर्सन होता है, उसको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती, तो डिले इन डिसीजन मेकिंग वहां पे नहीं होता है। तो सेम वे यहाँ पे है, आपके पास आपका जो डिविजनल हेड है वो अपने पार्ट पे कोई भी डिसीजन ले सकता है, चाहे कोई फंक्शन ऐड करना है या डिलीट करना है, कोई टेक्निक इंट्रोड्यूस करनी है, कोई मेथड इंट्रोड्यूस करना है नया, तो उस केस में वो उसकी चॉइस पे है, उसको दूसरे डिविजनल हेड से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आपके पास एक बेनिफिट बन जाता है क्विक डिसीजन मेकिंग। लास्ट पॉइंट आता है इजी एक्सपेंशन। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं हम ये एक इमेजिनरी डायग्राम कंसिडर कर रहे हैं कि आपके पास एक मेटल डिवीजन है, एक प्लास्टिक डिवीजन है। अब सपोज कीजिए अगर कंपनी चाहे कि मुझे तो एक और डिवीजन बनाना है, कंपनी इजीली इंप्लीमेंट कर सकती है अपने उस प्लान को।
कंपनी को इन दोनों डिवीजन से कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक टोटली डिफरेंट डिवीज़न होगा। उसमें आपके पास फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, उसके लिए नए लोगों को हायर करना है, तो हमें डिवीज़न 1 डिवीज़न 2 से कोई भी मतलब वहाँ पे नहीं होगा। तो आपके पास आपकी जो कंपनी है वो इजीली एक्सपेंड कर सकती है। तो ये चारों पॉइंट तो रहे आपके एडवांटेजेस आपके डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। अब बात करते हैं कॉइन के दूसरे फेज की सॉरी यानी कि लिमिटेशंस की। सबसे पहले खामी आती है कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड्स। जैसे फंक्शनल में था, आपके पास फंक्शनल हेड्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वहाँ कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। सेम वे यहाँ पे आपके डिविजनल हेड्स के बीच में आपके कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। आपके पास मेटल वाला सोचेगा कि जनरल मैनेजर की नज़रों में मैं बना रहूं, प्लास्टिक वाला सोचेगा मेरी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़े आपकी कंपनी में, मेरा ही रिजल्ट सबसे अच्छा हो, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो और तारीफ जो हो वो हर वक्त मेरे ही डिविजन्स की हो, या मैं ही वर्सेटाइल बनूं, मुझे ही सारी ट्रेनिंग दी जाए। तो वो कन्फ्लिक्ट्स अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं सेम इगोइस्टिक इश्यूज़ के कारण आपके डिविजनल हेड्स के बीच में। नेक्स्ट जो मैंने आपको एक डायग्राम बनाते वक्त बताया था कि जो चारों फंक्शंस आप यहाँ रख रहे हैं सेम वही फंक्शंस आपको इस डिवीजन में भी रखने हैं। उसका रीजन है क्योंकि वो एक लिमिटेशन बनती है डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस। डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस कहने का मतलब क्या है, जो फंक्शंस आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं वही सेम फंक्शंस आपको यहाँ पे भी परफॉर्म करने हैं। आपके पास वो एक डुप्लिसिटी फंक्शंस है ऑफ फंक्शंस होना आपकी खामी बनता है कि आपका प्रोडक्शन, पर्सनल, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये चारों डिपार्टमेंट यहाँ हैं, चारों फंक्शनल हेड्स यहाँ पे हैं, तो सेम वो चारों फंक्शंस आपके इस डिवीजन में भी काम करेंगे और वो आपके पास एक लिमिटेशन बन जाता है कि आपके पास आपको रिपीट, डुप्लीकेट, आपका रेप्लिका क्रिएट करना पड़ता है आपके दूसरे डिविजन्स में भी, तो वो इसकी एक खामी बनती है। नेक्स्ट सेल्फिश एटीट्यूड। देखिए प्रैक्टिकल और सेल्फिश होने में ना थोड़ा डिफरेंस है। जब आप प्रैक्टिकल होते तो आप अपने लिए काम करते हैं बट किसी दूसरे को हार्म नहीं करते। सेल्फिश होने का मतलब है आप अपने बेनिफिट के लिए किसी दूसरे को भी हार्म कर सकते हो। तो जब आप सेल्फिश एटीट्यूड की बात कर रहे हो तो सेल्फिश एटीट्यूड कहने का क्या मतलब होता है कि जब भी आप अपने बेनिफिट की बात करोगे तो अगर उसके लिए दूसरे को हार्म भी करना है तो आप वो भी करने को तैयार हो, यानी कि आप किसी और की कॉस्ट पे भी अपने लिए चीजें करना चाह रहे हो। तो सेल्फिश एटीट्यूड आपके पास होगा कि अगर मेटल डिवीजन ये सोचेगा कि मेरे को अपने आप को ग्रो करना है तो मेटल डिविजनल हेड जो है वो प्लास्टिक डिविजनल हेड की कॉस्ट पे, उसकी रिसोर्सेज के कॉस्ट पे भी खुद के डिपार्टमेंट को ऊपर उठाना चाहेगा, खुद के डिवीजन को ऊपर उठाना चाहेगा। तो यहाँ पे ये इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। सुटेबिलिटी की बात करें, आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ सूट करता है, तो सबसे पहले जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट्स इज मोर देन 1, कि आपके जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो एक से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है आपकी कंपनी। एग्जांपल आपके पास है आपका रियल लाइफ का टाटा की पल्सेस, टाटा सोल्ट, टाटा का बेसन, टाटा के रेस्टोरेंट्स, टाटा ऑटोमोबाइल्स, टाटा की होटल चेन, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, टाटा टी अग्नि आप देख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हैं, तो उस केस में आपके पास सुटेबिलिटी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की रहेगी। बट ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट लाइन अगर एक ही है तो फिर वहाँ पे फंक्शनल जाएगा। जैसे कॉस्मेटिक्स की अगर हम बात करें, मैं कहूँ मुझे नेल पेंट बनानी है, मुझे मस्कारा बनाना है, मुझे आपके पास आईलाइनर बनाना है, मुझे लिपस्टिक बनानी है, वो सब आपके पास प्रोडक्ट लाइन एक ही है। बेशक से प्रोडक्ट्स अलग हैं बट वो प्रोडक्ट लाइन एक ही रहेगी कॉस्मेटिक्स। बट टाटा की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट लाइन ही अलग है। एक कार बन रही होगी एक तरफ ऑटोमोबाइल्स, तो एक सेक्शन में आपके पास आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से डील किया जा रहा होगा। तो प्रोडक्ट लाइन एक है, बेशक से कितने ही उस प्रोडक्ट लाइन में आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत हो, जैसे सेम नेचर के जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो एक ही प्रोडक्ट लाइन में काउंट किए जाएंगे। बट अलग अलग नेचर के जो प्रोडक्ट हैं जैसे ऑटोमोबाइल और एक तरफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो आपके पास जिस मशीन से आप कार बनाओगे उस मशीन से आप नमक नहीं बना सकते, तो वो टोटली डिफरेंट है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, वेयर डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स आर यूज्ड। ऑब्वियस सी बात है, मेटल में अलग आपकी डिफरेंट टेक्निक यूज होएगा, मेथड यूज होएगा, प्लास्टिक डिवीजन में अलग मेथड एंड टेक्निक यूज होएगा। सेम वे टाटा के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए अलग मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक यूज होएगी और आपके पास आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए अलग टेक्निक्स यूज होंगी। नेक्स्ट, जहाँ पे साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी लार्ज, जहाँ पे आपकी कंपनी जो है वो बहुत बड़ी है साइज में
और उस केस में आपको प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी को अगर डिवाइड करना है तो वो आपके पास सुटेबिलिटी रहेगी आपके डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू।